आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 168 पे आइए। तो इन सारी बातों को दोबारा समझते हैं, पर इस बार प्रॉपर एग्ज़ाम के रेट्स को फेस करते हुए, बिकॉज मेन पंगा था कि इसमें रेट्स बहुत अजीब तरीके से दिए हुए थे। ठीक है, आइए जी क्वेश्चन नंबर 16। आइए जी क्वेश्चन नंबर 168 ये एग्ज़ाम में जब पहली बार आया था तो मैक्सिमम बच्चों को तो बच्चे ये समझ ही नहीं आया था कि ये आया क्या है। ठीक है, आइए जी। एन इम्पोर्टर बुकड अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद हिज बैंक ऑन 10th अप्रैल फॉर $2 लाख ड्यू ऑन 10th जून ₹64.40। सो इम्पोर्टर ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है बैंक के साथ। तो इम्पोर्टर है तो फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट करेगा और बैंक के लिए फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट का रेट है 64.40। 10 जून की ड्यू डेट है। द बैंक कवर्ड इट्स पोजीशन इन द मार्केट एट 64.28। लो जी, अब ये रेलेवेंट है कि बैंक ने अपनी पोजीशन को 64.28 पे कवर किया है। क्या ये अब रेलेवेंट है? बिल्कुल रेलेवेंट है, बिकॉज इसी पे तो इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स निकलने वाला है। ठीक है, अब ये आपके लिए रेलेवेंट है। तो बात करेंगे एक्सचेंज रेट फॉर डॉलर इन इंटरबैंक मार्केट ऑन 10th जून एंड 20th जून। सो 10th जून और 20th जून के रेट्स दिए हुए हैं। स्पॉट रेट, स्पॉट जून, स्पॉट जुलाई, स्पॉट अगस्त, स्पॉट सितंबर, भर भर के सवाल ने रेट दे दिए हैं। 10th जून को 5 रेट दिए हैं, 20th जून को भी 5 रेट दिए हैं। ड्यू डेट क्या थी? 10th जून। सो ये 10th जून के 5 रेट दिए हुए हैं। ये स्पॉट रेट है, फिर फॉरवर्ड रेट है जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर का। आइए जी, एक्सचेंज मार्जिन 0.1% एंड इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स एट द रेट ऑफ 12%। सो एक्सचेंज इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स दिया हुआ है, निकालना ये। इंपोर्टर रिक्वेस्टेड ऑन 20th जून फॉर एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद ड्यू डेट ऑन 10th अगस्त। लो जी, ड्यू डेट थी 10 जून, इंपोर्टर 20 जून को आया और कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट का एक्सटेंशन कर दीजिए। कब तक? 10 अगस्त तक। इंपोर्टर 20 जून को आया और कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट का एक्सटेंशन कर दीजिए। कब तक? 10th अगस्त तक। तो आफ्टर ड्यू डेट आया। प्रैक्टिकली तो 3 दिन के बाद तो आ ही नहीं सकता, ऑटोमेटिक कैंसिलेशन है, पर यहां मैंने कहा था वो 3 दिन रेलेवेंट नहीं है, तो वो 10 दिन बाद आया है, ड्यू डेट के बाद आया है और उसको एक्सटेंशन करवाने आ रहा है। तो एक्सटेंशन तो बाद की बात है, पहले तो क्या होगा? कैंसिलेशन। और 3 चीजें रिकवर करी जाएंगी। पहला कैंसिलेशन चार्ज, दूसरा स्वैप लॉस, तीसरा इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स। रेट्स राउंडेड ऑफ टू 4 डेसिमल्स इन मल्टीपल ऑफ 0.0025। ये बढ़िया बात लिखी हुई है कि जो रेट्स है उसको राउंड ऑफ करना है 0.0025 के मल्टीपल में। ये ध्यान से देखेंगे। ऑन 10th जून बैंक स्वैप बाय सेलिंग स्पॉट एंड बाइंग 1 month फॉरवर्ड। क्वेश्चन ने खुद बताया हुआ है कि बैंक सेल बाय स्वैप कर रहा है, सेल कर रहा है स्पॉट बेसिस पे, और जो बाइंग कर रहा है वो 1 month फॉरवर्ड कर रहा है। जबकि ध्यान से देखो, उसको तो 10 days की ही चाहिए थी, पर उसको पता थोड़ा है कस्टमर कब आएगा, तो उसने स्पॉट सेल करके 1 month फॉरवर्ड बाय करवाया है सवाल में। तो जो भी बाय करवाया है आपको उस अकॉर्डिंगली स्वैप लॉस करना पड़ेगा। कैलकुलेट कैंसलेशन रेट। कैंसलेशन रेट कौन सा है? जिस दिन कस्टमर आया, 20th जून का स्पॉट रेट, 20th जून का स्पॉट रेट। अमाउंट पेबल ऑन $2 लाख। सर ये क्या है? टोटल लॉस ही होगा। अमाउंट पेबल ऑन $2 लाख, पता नहीं क्या मांगा हुआ है, बात करेंगे। स्वैप लॉस मांगा है, इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स मांगा है। यही 3 चीजें हमने आपको बताई हैं। नए कॉन्ट्रैक्ट का रेट भी मांगा है, एक्सटेंशन है तो नए कॉन्ट्रैक्ट का रेट भी पूछेगा, और टोटल कॉस्ट ने तीनों का टोटल है। कैंसिलेशन रेट, स्वैप लॉस और इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स। सो आइए क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन कुछ बच्चों के लिए नाइटमेयर है, पर एक बार मेरे साथ इसको कर लीजिए, आपको इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है,
ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सो कस्टमर ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, इंपोर्टर है, बुक्ड अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इंपोर्टर है तो फॉरवर्ड बाय किया होगा, तो F प्लस किया है एट, रेट क्या है 64.40 फॉर $, 2 लाख। 64.40 पे 2 लाख $, उसने बाय करने हैं और ड्यू डेट कब है 10th जून। 10th जून इज द ड्यू डेट। अब बच्चे कस्टमर ने F प्लस किया है तो बैंक ने उसको सेल करने हैं, कस्टमर ने बाय करने हैं, बैंक ने सेल करने हैं, तो इंटरबैंक मार्केट से बैंक बाय करेगा। तो इंटरबैंक में बैंक ने किया होगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बाय $, एट 64.28। सो बैंक क्या करेगा 64.28 पे बाय करके कस्टमर को सेल करेगा 64.40 पे, तो अपने आप बैंक का प्रॉफिट लॉक इन हो गया। बैंक ने कस्टमर को सेल करने हैं ना, तो इंटरबैंक मार्केट से बैंक ने बाय किया होगा, वही लिखा है द बैंक कवर्ड इट्स पोजीशन। अभी आपको देखना है कि उसने इंटरबैंक मार्केट में क्या किया होगा, तो बैंक ने इंटरबैंक मार्केट से बाय किया होगा ताकि कस्टमर को सेल कर सके। आगे एक्सचेंज रेट दिए 10 जून और 20 जून के। कस्टमर 20 जून को आया, कस्टमर 20 जून को आया और इसको 10 अगस्त तक एक्सटेंशन करवाना चाह रहा है। 20 जून को आया और 10 अगस्त तक एक्सटेंशन कराना चाह रहा है, तो पहले 20 जून को कैंसलेशन होगा और ये माना जाएगा कैंसलेशन आफ्टर ड्यू डेट, और बैंक कस्टमर से 3 चीजें चार्ज करेगा। पहला कैंसलेशन चार्ज, दूसरा स्वैप लॉस, तीसरा इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन ने आपसे पूछा है क्या, कैंसलेशन रेट। तो सब पॉइंट ए कैंसलेशन रेट। सो कैंसलेशन रेट क्या होता है, जिस दिन कस्टमर आया उस दिन का स्पॉट रेट। सो लिखो कैंसलेशन रेट विल बी spot rate on 20th/6, spot rate on 20th/6। अब कस्टमर ने यहां F प्लस किया है तो यहां F माइनस करेगा, कस्टमर ने सेल करना है, बैंक ने बाय करना है, तो कौन सा रेट लगेगा, बिड रेट 63.6800। 20th जून का बिड रेट 63.6800, और इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ये तो आपको आता ही है 63.6800। क्लियर है, पर ऑफ कोर्स इसमें एक्सचेंज मार्जिन लगाएंगे। सो रेलेवेंट रेट 63.6800, कस्टमर सेल कर रहा है, बैंक बाय कर रहा है, तो बाय हमेशा सस्ता करता है, तो माइनस एक्सचेंज मार्जिन, बाइंग पे एक्सचेंज मार्जिन एक ही दिया हुआ है 0.10%, 0.1%, तो आपका कैंसलेशन रेट कितना आ गया, $1 इज इक्वल टू रुपीज, ये माइनस करिए 63.68 माइनस 0.1%, 63.6163, ये आंसर है। बट सवाल में एक बात लिखी हुई थी कि 0.0025 की शेप में आपको रेट को राउंड ऑफ करना है, रेट राउंडेड ऑफ टू 4 डेसिमल इन मल्टीपल ऑफ 0.0025। सो इसका मतलब 0.0025 के रेट में देखें तो राउंडेड ऑफ टू 0.0025, तो फिर ये आपका रेट बन जाएगा $1 इज इक्वल टू 63.6175। 0.0025 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 63 तो मल्टीपल नहीं है ना 25 का, पर 75 मल्टीपल है। ये आंसर है आपका। अगर ये 0.0025 वाली बात ना लिखी होती तो फिर तो आंसर 63.6163 ही था। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि कैंसलेशन रेट क्या होगा, क्या होगा, स्पॉट रेट होगा जिस दिन कस्टमर आया। ओके, बी पार्ट में क्या पूछा है,
अमाउंट पेबल ऑन $2,00,000। बच्चे ये टोटल लॉस पूछ रहे हैं। अब देखो लिखा है, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा ना पेपर में, ये क्या लिखा हुआ है, अमाउंट पेबल ऑन $2,00,000, तो पेबल बाय कस्टमर है, सो ये लॉस टू कस्टमर पूछा हुआ है। अमाउंट पेबल ऑन $2,00,000, दिस इज नथिंग बट लॉस टू कस्टमर या कैंसलेशन चार्ज, लॉस टू कस्टमर या कैंसलेशन चार्ज। अब कस्टमर ने एफ प्लस किया है 64.4 पे, एफ माइनस करेगा 63.6163 पे, तो कस्टमर को लॉस हुआ है। अब यहां एक पंगा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रेट राउंड ऑफ करने हैं, पर इंस्टीट्यूट ने पहले पार्ट में तो उसकी बात मानी, पर दूसरे पार्ट में जब आंसर किया है तो यही रेट लिया हुआ है 63.6163। मैं आपको दिखा देता हूं, ये क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का है, सो आपको आराम से पता भी लग जाएगा। सो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि इंस्टीट्यूट क्या क्या कर सकता है। सो स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, तो हम डायरेक्ट स्टडी मटेरियल ही देखेंगे। ये देखो यही क्वेश्चन है ना। फर्स्ट पार्ट का आंसर तो देखो टैली हो गया, 63.6163 राउंडेड ऑफ टू 63.6175, पर सेकंड पार्ट में जब आंसर किया तो देखो कितना लिया हुआ है 63.6163। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है जी, इनका क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल का सम है, तो मुझे इनकी बात माननी पड़ेगी। तो फिर ये 0.0025 क्यों निकलवाया है, वो कह रहा है वैसे ही, वो तो फर्स्ट पार्ट के लिए था, सेकंड पार्ट में वही लेना था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इतना मशहूर क्वेश्चन है कि मैं पंगा नहीं लूंगा और इंस्टीट्यूट का ही आंसर करूंगा। सो कस्टमर ने एफ प्लस किया है 64.40 पे, एफ माइनस करेगा 63.6163 पे, सो लॉस टू कस्टमर, लॉस टू कस्टमर 63.6163 माइनस 64.4 इंटू $2,00,000, 63.6163 माइनस 64.4 इंटू $2,00,000, सो ये आ रहा है 156,740। सो देखे जरा इंस्टीट्यूट का आंसर, बिल्कुल वही है 156,740। क्लियर है जी, बाद में लिखिए आप। सो पहली बात हमें दोबारा क्लियर हो चुकी, कॉन्सेप्ट में भी समझ में आ गया था कि अगर कस्टमर आफ्टर ड्यू डेट भी आता है तो सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, और कैंसिलेशन रेट क्या होगा, उस दिन का स्पॉट रेट होगा। कैंसिलेशन रेट क्या होगा, उस दिन का स्पॉट रेट होगा। ठीक है सर, पहली बात हो गई। फिर मांगे जी स्वैप लॉस। अब इस स्वैप लॉस को ध्यान से समझना पड़ेगा। स्वैप लॉस ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सो 10th जून और 1 मंथ फॉरवर्ड बोला गया 10th जुलाई। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में क्या लिखा है, ऑन 10th जून बैंक स्वैप बाय सेलिंग स्पॉट एंड बाइंग 1 मंथ फॉरवर्ड। पहले हम इसको समझते हैं। बच्चे देखो, इंटर बैंक मार्केट से बैंक ने डॉलर बाय करे 64.28 पे, तो यहां उसने बाय कर लिए होंगे 64.28 पे, पर इसका करे क्या, कस्टमर तो आया नहीं, तो उसने स्पॉट बेसिस पे जाके सेल कर दिया, स्पॉट बेसिस पे जाके सेल कर दिया। तो 10th जून का बाइंग रेट लगेगा, बिकॉज बैंक ने सेल करना है, किस रेट पे सेल करेगा, जिस रेट पे बाजार खरीदेगा, और 10th जून का बाइंग रेट है 63.80। तो जो सेल स्पॉट होगा वो 10th जून के स्पॉट रेट पे होगा, बाइंग रेट पे, बिकॉज बैंक ने सेल करने हैं, मार्केट ने बाय करने हैं, तो मार्केट बाय करेगा 63.80 पे, तो सेल स्पॉट होगा 63.80 पे। अब क्वेश्चन कह रहा है जो बाय होगा, अब बाय क्यों करना है, बिकॉज कस्टमर दोबारा आ सकता है और कस्टमर को खरीद के डॉलर देने पड़ेंगे, तो जो बाय किया गया है वो 1 मंथ फॉरवर्ड बाय करवा दिया गया। हालांकि प्रैक्टिकली इतना लंबा नहीं होता, प्रैक्टिकली तो मैंने बताया छोटे से छोटा फॉरवर्ड होता है, 1 डे भी होता है,
ज्यादातर वो 1 डे होता है, पर बैंक 2 दिन 3 दिन का भी कर सकता है। अब तो मैक्सिमम ही 3 दिन है, सो 1 डे का बैंक करता है और बार बार करता है, पर पेपर बार बार नहीं करवाएगा। उसने सीधा 1 मंथ फॉरवर्ड बाय करवा दिया। तो रेट कौन सा लगेगा? 10 जून को 10 जुलाई का रेट, 10 जून को 10 जुलाई का रेट। नाउ द क्वेश्चन इज 10 जून को 10 जुलाई का रेट कितना है? 10 जून वाला रेट देखना है, बिकॉज ये स्वैप ट्रांजैक्शन किस दिन हो रही है? 10 जून को। अब 10 जून को मुझे 10 जुलाई का रेट चाहिए। क्वेश्चन ने ये जुलाई का रेट दिया हुआ है, ये रेट दिया हुआ है। कौन सा रेट चाहिए? बाय फॉरवर्ड, आपने बाय करना है, उन्होंने सेल करना है, तो रेलेवेंट रेट है ये वाला आस्क रेट। बट नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये 10 जुलाई का रेट है? ना, मैंने आपको क्या पढ़ाया था? फॉरवर्ड पॉइंट्स मंथ एंड बेसिस पे कोट होते हैं। फॉरवर्ड पॉइंट्स मंथ एंड बेसिस पे कोट होते हैं। सो टेक्निकली ये 31 जुलाई का रेट होना चाहिए और आपको 10 जुलाई का रेट ढूंढना चाहिए, क्योंकि उसने 10 जून को सेल स्पॉट कर दिया। सेल स्पॉट कर दिया, ओके, 63.80। बाय फॉरवर्ड किया 1 मंथ फॉरवर्ड। सो 10 जून का 1 मंथ फॉरवर्ड बनता है 10 जुलाई। तो 10 जुलाई का रेट, 10 जून को 10 जुलाई का रेट चाहिए। उसने जुलाई एंड का स्वैप रेट दिया हुआ है, जुलाई एंड का रेट दिया हुआ है, तो 10 जुलाई का ब्रोकन पीरियड का रेट आपको ढूंढना चाहिए। पर इंस्टीट्यूट कहता ना 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 ना, ये 10 जुलाई का ही था। मैंने कहा जी मुझे कैसे पता लगेगा? कह रहे ये दिया ना सजेस्टेड आंसर, वहां देख के पता लग जाएगा। अब दोबारा आएगा तो पता लग जाएगा ये 10 जुलाई का रेट था। ये टेक्निकली गलत है, बिकॉज ये तो हमारे कॉन्सेप्ट ही हिल गया। हमने पढ़ा हुआ है कि रेट्स हमेशा मंथ एंड बेसिस पे कोट होते हैं। ये कहां लिखा है ये 10 जुलाई का रेट है? सो टेक्निकली ये फॉरवर्ड रेट ब्रोकन पीरियड का होना चाहिए, पर इंस्टीट्यूट ने ब्रोकन पीरियड कुछ नहीं निकाला हुआ, उन्होंने सीधा बाय फॉरवर्ड करा दिया है। बाय फॉरवर्ड करा दिया है 10 जुलाई के रेट पे, और 10 जुलाई का रेट है $1 इज इक्वल टू ₹64.09। सो यहां सेल स्पॉट करिए और आगे बाय फॉरवर्ड कर लीजिए बस। और वो कह रहा है स्वैप लॉस निकाल लो। अब बैंक को लॉस हुआ ना, सस्ता बेचा महंगा खरीदा तो बैंक को स्वैप लॉस हो गया। पर ये क्या करूं मैं, ये टेक्निकली गलत है, पर गलत ही करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पेपर में गलत के नंबर मिलेंगे आपको। ये ब्रोकन पीरियड का रेट निकलना चाहिए, ठीक है? तो चलो बच्चे, वो तो रेट की गलती है, मेन तो है आपको स्वैप लॉस समझ में आ जाए, ठीक है? सो क्या ये स्वैप लॉस कस्टमर को चार्ज किया जाएगा? बिल्कुल चार्ज किया जाएगा। सो कस्टमर से 58,000 का स्वैप लॉस चार्ज भी किया जाएगा। कस्टमर से 58,000 का स्वैप लॉस भी चार्ज किया जाएगा। सो पहले कैंसलेशन, फिर स्वैप लॉस। आई होप सो आपको समझ आ गया। रेट की दिक्कत है सवाल में, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। डी, इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स। इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स। अब इसको दोबारा समझिए। बैंक ने इंटर बैंक मार्केट से 64.28 पे बाय कर लिया, कस्टमर आया नहीं, तो बैंक को स्पॉट सेल करना पड़ गया, और स्पॉट सेल का रेट क्या था? 63.80। तो बैंक ने बाय किया इंटर बैंक मार्केट से किस रेट पे? 64.28। बैंक ने सेल किया स्पॉट बेसिस पे किस रेट पे? 63.80। क्या बैंक को लॉस हो गया? हो गया। क्या ये लॉस कस्टमर से कवर होगा? ना ना ना, ये थोड़ा कवर होगा। इसी के बदले में ही तो ये कैंसिलेशन रेट, ये 1,56,740 रिकवर कर रहे हैं। ये नहीं बैंक रिकवर कर पाएगा, पर हाँ, ये लॉस बैंक की बुक्स में 10 दिन तक कैरी होगा, तो बैंक 10 दिन का ब्याज चार्ज करेगा इस लॉस के ऊपर। बिकॉज इंटर बैंक से बाय किए, स्पॉट में सेल किए, बैंक को लॉस हो गया इसका, और बैंक को जेब से कुछ रुपए देने पड़ गए, तो बैंक उसका ब्याज लेगा। हाँ, उसकी भरपाई उसने कर ली, कैंसलेशन रेट लगा के भरपाई उसने कर ली, पर ब्याज की भरपाई नहीं हुई।
सो आपको इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स भी निकालना पड़ेगा। कितना ब्याज होगा, इधर देखिए 64.28 माइनस 63.80 इंटू डॉलर 2 लाख इंटू ब्याज का रेट कितना दिया हुआ है 12% इंटू 10 दिन का ब्याज लगेगा बिकॉज कस्टमर 10 दिन लेट आया, 10 डिवाइडेड बाय 365। तो 64.28 माइनस 63.80 इंटू 2 लाख इंटू 12% इंटू 10 डिवाइड बाय 365, सो ब्याज आता है 316 रुपए। देखिए जरा इंस्टीट्यूट ने कितना निकाला है, स्वैप लॉस उन्होंने 30,000 निकाला है, हमने कितना निकाला है, ये क्या चक्कर है, हमारा 58 को आया स्वैप लॉस, उन्होंने रेट चेंज कर दिया। एक सेकंड रुकिए जरा, इन्होंने कौन सा रेट ले लिया 63.95, ये कौन सा रेट है, इन्होंने तो स्पॉट जून का रेट ले लिया है। बाप रे बाप, ये तो गलत है बच्चे। On 10th June, the bank does a swap sale of dollar at market buying rate of 63, sell spot 63 and forward purchase for June। वहां तो 1 month forward लिखा है, यहां सवाल चेंज तो नहीं किया, यहां तो 1 month forward लिखा है। 10th जून का 1 month forward क्या होता है 10th जुलाई। इन्होंने पता कौन सा रेट ले लिया है, ये वाला रेट ले लिया है 63.95, ये वाला रेट ले लिया इन्होंने, ये वाला, ये किस हिसाब से ले लिया बच्चे, ये तो सरासरी गलती है, ये तो स्पॉट जून का रेट दिया हुआ है, अब ये कैसे कराऊं मैं बताओ, ये तो सरासर गलत है जी, ये सही नहीं है, प्लीज माफ करिएगा, मैं आंखों देखा जहर नहीं खा सकता। उन्होंने ब्याज भी 96 निकाला हुआ है। बैंक बायज एट 64.28 63.80, बैंक बायज एट 64.28 60, ये तो ठीक है, तो 360 डेज तो नहीं ले लिया। एक सेकंड रुकिएगा, नहीं ब्याज भी नहीं टैली हुआ। आउटले फॉर 2 लाख डॉलर इज 9, उन्होंने 3 दिन का ब्याज लिया है। ओ हो, ये कुछ ना इन्होंने सोल्यूशन अमेंड कर दिया है। ये 3 दिन का ब्याज किस हिसाब से हो गया, मैं जरा पढ़ूं क्वेश्चन में, कुछ चेंज तो नहीं किया इन्होंने। 10th अप्रैल 10th जून, अरे एक्सचेंज रेट 13th जून के दिए हुए हैं, उन्होंने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, तभी इतना पंगा। बेवकूफों ने सवाल चेंज कर दिया पर ये नीचे चेंज करना भूल गए, ये 1 मंथ फॉरवर्ड चेंज करना भूल गए। मैंने बोला था ना 3 दिन मैक्सिमम है, तो उन्होंने क्वेश्चन में बदलाव किया है, थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव किया है, पर सवाल ही सारे का सत्यानाश कर दिया उन्होंने, क्योंकि ये चेंज करना भूल गए। यहां लिखना था 3 डे फॉरवर्ड, फिर कि 3 दिन का फॉरवर्ड, यहां अभी भी 1 मंथ फॉरवर्ड लिखा है। तो उन्होंने बच्चे पूरा ही कल्याण कर दिया है। वो कोई बात नहीं, हमारा सवाल ठीक है 10 दिन, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में वो 10 दिन बाद आया है, तो हम तो 10 दिन का ब्याज लेंगे, पर हमारा आंसर ठीक है। उन्होंने क्या किया फिर मैं बता रहा हूं, स्टडी मटेरियल में यहां काट के 13 जून कर दिया, यहां काट के 13 जून कर दिया, पर यहां अभी भी 1 मंथ ही लिखा हुआ है। तो 13 जून के कोर्स ने जून का रेट ले लिया, पर फिर 1 मंथ क्यों लिखा हुआ है। सो उनका गलत है, अपना बिल्कुल ठीक है। अपने डेटा के हिसाब से आंसर बिल्कुल ठीक चल रहा है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ चुकी है। सो उन्होंने अपने उनके डेटा के हिसाब से उन्होंने जून का रेट लिया हुआ है स्वैप लॉस के लिए, क्योंकि उनके 13 जून को ही 3 दिन का फॉरवर्ड करवाया हुआ है उसने, हालांकि नीचे 1 मंथ लिखा है। इंस्टीट्यूट ने पूरा गड़बड़ कर दिया सवाल। सो अपना बिल्कुल ठीक चल रहा है, ठीक है जी। ई पार्ट में क्या मांगा है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट। हम अपने डेटा के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं और अपने डेटा के अकॉर्डिंगली सवाल बिल्कुल ठीक है। अगर पेपर में 13 जून आएगा तो फिर नीचे लिखा होना चाहिए कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जून एंड तक का है, ताकि आप जून का सेलिंग रेट ले सके। 1 मंथ फॉरवर्ड नहीं लिखना चाहिए ना, ठीक है ना। सो अपना आंसर बिल्कुल ठीक है। आगे न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट कब तक एक्सटेंशन करनी है, 20 जून को खड़े होके 10 अगस्त तक, तो अगस्त एंड का रेट लगेगा। वो
आपको पता है वो तो निकलवाएगा नहीं, ब्रोकन पीरियड तो निकलवाएगा नहीं। सो क्वेश्चन कहता था एक्सटेंशन कब तक करनी है, 10 अगस्त तक एक्सटेंशन करनी है। तो 20 जून को खड़े होके 10 अगस्त का रेट कस्टमर ने बाय करना है, बैंक ने सेल करना है, ये वाला रेट लगेगा 64.25। ठीक है, ब्रोकन पीरियड वो नहीं निकलवा रहा, वो कह रहा है ये एंड ऑफ अगस्त ही है। एंड ऑफ अगस्त मानो 10 अगस्त मानो, एक ही बात है। तो $1 इज इक्वल टू रुपीज 64.2500 और बैंक ने सेल करना है तो एक्सचेंज मार्जिन प्लस होगा 0.10%। 64.3143, इसको राउंड ऑफ कर दीजिए, राउंडेड ऑफ टू 0.0025 तो 64.3150। 64.3150। मैं फिर कह रहा हूं इंस्टीट्यूट ने गड़बड़ घोटाला कर दिया है। 13 जून तो लिख दिया 3 दिन के अकॉर्डिंगली, पर नीचे 1 मंथ ही लिखा हुआ है। सो 10 जून का 1 मंथ 10 जुलाई होता है, तो उस अकॉर्डिंगली जुलाई का रेट ही लगेगा। अपने डेटा के अकॉर्डिंगली हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और लास्ट पार्ट में टोटल कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट में 3 चीजें आएंगी। कैंसलेशन चार्ज कितना 156,740, स्वैप लॉस कितना 58,000 और इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स 316। बस जी, ये है आपका आंसर। $215,056 क्लियर है। बस ये आपको देखना पड़ेगा कि ये देखो, कैंसलेशन तो आपको याद रहेगा, जिस दिन कस्टमर आया उस दिन का स्पॉट रेट। स्वैप लॉस भी कोई दिक्कत नहीं है। सेल स्पॉट बाय फॉरवर्ड, सेल स्पॉट बाय फॉरवर्ड, बाय फॉरवर्ड जुलाई का रेट, ब्रोकन पीरियड निकाला नहीं, सीधा जुलाई का ही मान लिया उसको। सो सेल स्पॉट किया, बाय फॉरवर्ड किया। पंगा पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स। ये ध्यान रखिएगा कि बैंक ने इंटरबैंक मार्केट से बाय किया, स्पॉट सेल किया, तो बैंक को इतने का लॉस बुक्स में दिखाना पड़ेगा। नो डाउट वो बाद में उसने कवर कर लिया, कैंसलेशन चार्ज के जरिए कवर कर लिया, पर उसके ऊपर जो 10 दिन का ब्याज है, बिकॉज कस्टमर मेरे सवाल में 10 दिन बाद आया है, सो 10 दिन का ब्याज 316 रुपए। क्लियर है। एक और कराता हूं ताकि तसल्ली हो जाए, इसको लिखिए पहले। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए। प्लीज डू नॉट रेफर स्टडी मटेरियल सम। सवाल गलत बन गया उनका। उन्होंने 10 का 13 जून तो कर दिया क्योंकि अमेंडेड था 3 दिन, है ना, कि कस्टमर मैक्सिमम 3 दिन तक आ सकता है, पर वो नीचे 1 मंथ फॉरवर्ड चेंज करना भूल गया। तो फिर 10 जून का रेट उन्होंने किस हिसाब से ले लिया, 10 जून में जून का रेट किस हिसाब से ले लिया, कोई सिस्टम नहीं है। अपने डाटा पे हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अब इस सवाल से आपका ये कॉन्सेप्ट और पक्का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167, ये 2 बार पेपर में आया। क्वेश्चन नंबर 167, आइए जी, सेम क्वेश्चन है। अब आपको 2 मिनट लगेंगे इसको सॉल्व करने में। ऑन 10th जुलाई इंपोर्टर एंटर्ड इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद बैंक फॉर $50,000 ड्यू ऑन 10th सितंबर एट एन एक्सचेंज रेट ऑफ दिस। बैंक कवर्ड इट्स पोजीशन इन इंटरबैंक मार्केट एट दिस। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आनी, इंपोर्टर है तो F+ करेगा, बैंक F- करेगा, इंटरबैंक मार्केट से बैंक खरीदेगा। हाउ द बैंक वुड रिएक्ट इफ द कस्टमर रिक्वेस्ट ऑन 20th सितंबर। ड्यू डेट कौन सी थी, 10 सितंबर। पेपर में 3 दिन आ सकते हैं तो सिर्फ ब्याज का फर्क पड़ेगा।
सो ड्यू डेट थी 10 सितंबर, कस्टमर आया 20 सितंबर को और क्या कह रहा है, टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट, टू एक्सटेंड द कॉन्ट्रैक्ट विद ड्यू डेट टू फॉल ऑन 10 नवंबर। 3 बार सवाल करना है। पहला, वो सिर्फ कैंसिल कर रहा है। दूसरा, वो एग्जीक्यूट करवा रहा है, वो कह रहा है मुझे डॉलर चाहिए। और तीसरा, वो एक्सटेंड करवा रहा है। ठीक है। एक्सचेंज रेट फॉर यूएस डॉलर इन इंटरबैंक मार्केट, फिर से वही 10 सितंबर, 20 सितंबर, 1 यूएस डॉलर, स्पॉट सितंबर, स्पॉट अक्टूबर, स्पॉट नवंबर, कोई ब्रोकन पीरियड कुछ नहीं, सीधा रेट उठाने हैं। एक्सचेंज मार्जिन दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स 12% है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द कैलकुलेशन फॉर टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट एंड टू एक्सटेंड द कॉन्ट्रैक्ट एज अबव। तीन बातें बतानी है। पहला, अगर कैंसिल करे तो क्या क्या कैलकुलेशंस हैं, एग्जीक्यूट करे तो क्या क्या कैलकुलेशंस हैं, एक्सटेंड करे तो क्या क्या कैलकुलेशंस हैं। ठीक है। तो पहले कैंसिलेशन करते हैं। अब मैं बनाऊंगा नहीं, अब आपको आता है। अब हम सीधा रेट्स लेके सवाल करेंगे। सब पॉइंट ए, कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, कैंसिलेशन रेट। वही बच्चे 3 चीजें निकालनी है, लॉस टू कस्टमर, स्वैप लॉस और इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स। ठीक है। सो कैंसिलेशन रेट बताइए जी। सो कस्टमर आया 20 सितंबर को, तो कैंसिलेशन रेट होगा उस दिन का स्पॉट रेट। कस्टमर ने पहले बाय किया है, अभी सेल करेगा, बैंक बाय करेगा, तो स्पॉट का बिड रेट 65.9600। सो रेलेवेंट रेट $1 इज इक्वल टू 65.9600। फिर से देखिए, कस्टमर ने यहां एफ प्लस किया है तो यहां एफ माइनस करेगा। 20 सितंबर को कस्टमर ने सेल करना है, बैंक ने बाय करना है, तो बैंक 20 सितंबर का स्पॉट रेट क्या है, 65.96। तो बैंक बाय कर रहा है तो एक्सचेंज मार्जिन माइनस करेगा, एक्सचेंज मार्जिन 0.1%। सो ये आ गया आपका कैंसिलेशन रेट, 65.96 माइनस 0.1%, तो 65.8940। सो लॉस टू कस्टमर निकाल दें। कस्टमर ने बाय किया था, ऊपर देखिए 10 जुलाई को 66.84 पे और सेल कर रहा है 65.8940 पे, तो कस्टमर को लॉस हो गया। इनटू डॉलर कितने, 50,000। तो ये सबसे इजी पार्ट है। अब ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेगा बच्चे, क्योंकि आप दूसरा कर रहे हैं ना। सो 47,300, और इस सवाल में कोई ये भी पंगा नहीं है कि राउंड ऑफ करके दिखा दीजिए। सो कस्टमर को लॉस हो गया जी 47,300 का। ये था पहला काम। दूसरा, स्वैप लॉस निकालना है। अब एक पंगा देखो ध्यान से, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ कि बैंक ने सेल स्पॉट तो किया होगा, बाय कौन सा किया, कुछ भी नहीं है सवाल में। समस्या इधर देखो, कस्टमर ने 10 जुलाई को बैंक ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, कस्टमर ने एफ प्लस किया था एट कितना, 66.84। तो इंटर बैंक ने एफ प्लस किया होगा, कस्टमर को सेल करने हैं, तो बैंक ने इंटर बैंक में एफ प्लस किया है एट 66.68, तो 68 पे खरीद के 84 पे बेच देगा। 10 जून को तो कस्टमर आया नहीं, 10 सितंबर है सवाल में, है ना। 10 सितंबर को कस्टमर आया नहीं, कस्टमर कब आया, 20 सितंबर को। ये क्या हो गया, 20 सितंबर को। सो 10 जून को बैंक ने यहां इंटरबैंक मार्केट से डॉलर बाय कर लिए होंगे, तो क्या करेगा, उसको सेल स्पॉट करेगा और बाय फॉरवर्ड करेगा। सेल स्पॉट करेगा और बाय फॉरवर्ड करेगा। अब फॉरवर्ड कौन सा करेगा ये सवाल में लिखा ही नहीं हुआ,
पिछले क्वेश्चन में तो लिखा था 1 मंथ फॉरवर्ड करेगा। पहले देखते हैं सेल स्पॉट किस रेट पे कर पाएगा, जिस रेट पे बाजार खरीदेगा 66.15 पे। तो सेल स्पॉट करेगा 66.15 पे, बाय फॉरवर्ड करेगा। तो बच्चे फॉरवर्ड फिर हम 10 दिन का ही फॉरवर्ड कराएंगे, क्योंकि अपने पास कुछ है नहीं और, ठीक है ना। तो 20 सितंबर का रेट चाहिए, 10 सितंबर को 20 सितंबर का रेट चाहिए, तो स्पॉट सितंबर लेना पड़ेगा, ब्रोकन पीरियड तो ये निकालते नहीं, ठीक है ना। तो सेल स्पॉट बाय फॉरवर्ड, तो बैंक विल सेल, तो ये आएगा 66.3200। यही आपके इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में भी किया है, पर वो लाइन हटानी भूल गया ना 1 मंथ फॉरवर्ड वाली। उसमें 1 मंथ फॉरवर्ड वाली लाइन लिखी हुई है, वहां आप ऐसे नहीं कर सकते। यहां लिखा ही नहीं हुआ फॉरवर्ड कौन सा बाय करना है। सो हम फॉरवर्ड बाय करा देंगे 20 सितंबर का, और 20 सितंबर का रेट चाहिए 10 सितंबर को। ब्रोकन पीरियड तो निकालना नहीं, तो स्पॉट सितंबर का रेट आराम से ले लीजिए। ये गलत है, ब्रोकन पीरियड का रेट निकलना चाहिए, पर छोड़ो, क्या लेना देना है। सो बाय फॉरवर्ड होगा कितने पे, 66.32 पे। तो क्या बैंक को लॉस हो रहा है? बिल्कुल, सस्ता बेच के महंगा खरीद रहा है, तो स्वैप लॉस 66.15 माइनस 66.32 इंटू डॉलर 50,000। सो बैंक को 8500 का स्वैप लॉस हो रहा है, तो क्या बैंक ये स्वैप लॉस कवर करेगा? यस। बहुत ध्यान से करना है, ये रेट गलत दिए हुए हैं, तो गलत सवाल सही कैसे करना है, ये एक आर्ट है, वो आर्ट आज आप सीख रहे हो। ठीक है। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स। इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स, तो इसके लिए हम क्या पढ़ते होते हैं कि 10 सितंबर को आपने इंटरबैंक मार्केट से बाय किया, किस रेट पे, 66.68 पे, है ना। और सेल स्पॉट किया किस रेट पे, यहां पे किया था 66.15 पे, तो इसके ऊपर ब्याज चार्ज होगा 66.68, बिकॉज बैंक को ये भी तो लॉस लग गया, पर ये लॉस की कवरी कर ली उसने, कैंसलेशन रेट के जरिए कवरी कर ली, पर ब्याज रिकवर नहीं होया। इनटू ब्याज का रेट कितना है, 12%, और 10 दिन का ब्याज लगेगा 10 डिवाइड बाय 365। सो ये आता है 87 रुपीज। क्लियर है। सो टोटल चार्ज ऑफ कैंसलेशन, क्वेश्चन ने कुछ बताया नहीं था क्या करना है, बेरा कैंसलेशन के सब चीजें करके दिखा दो। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द कैलकुलेशन टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, कैंसलेशन की सारी चीजें करके दिखा दो। तो ये आपको पता होना चाहिए कैंसलेशन में क्या करना है। और मजे की बात, बताया नहीं फॉरवर्ड कौन सा किया है। सो 10 सितंबर को खड़े होकर 20 सितंबर तक का फॉरवर्ड किया होगा, तो सितंबर का रेट हमने उठा लिया। टोटल चार्ज ऑफ कैंसलेशन, टोटल चार्ज ऑफ कैंसलेशन, तो एक तो कैंसलेशन चार्ज है कितना 47,300, दूसरा स्वैप लॉस 8,500, और तीसरा इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स 87। सो 47,300 प्लस 8,500 प्लस 87, 55,887, बिल्कुल ठीक, 55,887। सो दिस इज योर कैंसलेशन चार्ज। क्लियर है, समझ आ गई बात। ओके जी, लो जी, ये पहली बात हो गई। ये एक बात हुई है, क्वेश्चन ने 3 बातें मांगी हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द कैलकुलेशंस टू कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। अब कह रहा है
कि कस्टमर 20 सितंबर को आके एग्जीक्यूट करना चाहता है, तो बच्चे अब इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए तो अब एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, ये कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल ही होगा और कस्टमर से ये वाला कैंसिलेशन चार्ज रिकवर करा जाएगा। हाँ, उसको डॉलर खरीदने हैं तो 20 सितंबर का जो स्पॉट रेट है उस पे जाके खरीद ले। कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना चाहता है, अब एग्जीक्यूट नहीं हो सकता ये, क्योंकि ड्यू डेट निकल चुकी है। अब आप कहो जी हाँ मुझे तो जिस रेट पे मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया था 66.84 पे, आप उसी पे मुझे डॉलर दे दो, ना ना ना, ये नहीं होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल ही होगा और कस्टमर को 55,887 का कैंसिलेशन चार्ज पे करना पड़ेगा। हाँ, अगर वो डॉलर लेना चाहता है तो 20 सितंबर के स्पॉट रेट पे मिल जाएंगे, दैट इज 65.99, क्योंकि उसने खरीदने हैं, बैंक ने बेचने हैं, तो 65.99 प्लस एक्सचेंज मार्जिन। सो टोटल कस्टमर से कितना रिकवर करे जाएगा ये बताना है बस। सो ये है एग्जीक्यूशन आफ्टर कैंसिल, आफ्टर ड्यू डेट। एग्जीक्यूशन आफ्टर ड्यू डेट ये पहली बार आया है। एग्जीक्यूशन आफ्टर ड्यू डेट वो नहीं हो सकता एग्जीक्यूट, आपको स्पॉट रेट पे डॉलर मिल जाएंगे। सो देखिए, तो ये था आपका पहला, है ना, कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बी, एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सो लिखिए कैंसलेशन चार्जेस। सो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा और आप 55,887 उससे रिकवर करेंगे, प्लस परचेज कॉस्ट, उसको डॉलर दे देंगे हम उस दिन के स्पॉट रेट पे 65.99, एक्सचेंज मार्जिन लगेगा, ऐड होगा, बैंक सेल कर रहा है, प्लस 0.1% इंटू डॉलर 50,000, $3,302,800, 3,302,800। सो इतनी रिकवरी उससे टोटल की जाएगी। 3,358, एक मिनट, 3,302,800 प्लस 55,887, 3,358,687। सो ये पहली बार आ रहा है कि कस्टमर एग्जीक्यूशन करवाना चाहता है, ठीक है, तो एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा। हाँ, आप उस दिन के स्पॉट रेट पे डॉलर ले लीजिए। तीसरा में आता है एक्सटेंड द कॉन्ट्रैक्ट, तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, एक्सटेंशन कहां तक मांगी है, एक्सटेंशन मांगी है 10 नवंबर तक। सो 20 सितंबर को 10 नवंबर का ये वाले रेट, ब्रोकन पीरियड तो निकालना नहीं, सो कस्टमर ने बाय करना है तो रेलेवेंट रेट ये रहा 66.49। सो सी, कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें दो चीजें बतानी है, एक तो कैंसलेशन चार्ज, कैंसलेशन चार्ज कितना, 55,887 और एक न्यू फॉरवर्ड रेट वो है 66.49 प्लस 0.1%। बैंक सेल कर रहा है ना तो प्लस होगा, 66.56 ले लो, 66.5565 लो जी। सो ये सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट था आई थिंक पूरे चैप्टर का, एक वो ऑप्शन के उल्टे वाले सवाल और एक ये, क्योंकि ये बच्चा भूल जाता है कि कब कौन से रेट लेना है और ऊपर से गलत रेट, कोई ब्रोकन पीरियड नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा जो रेट दिए हैं वही उठा उठा के इंस्टीट्यूट करी जा रहा है और ऊपर से और गलती करी हुई है स्टडी मटेरियल में। सो वो अलग मुद्दा है। तो स्टडी मटेरियल में 3 दिन तो काउंट हो गए पर क्वेश्चन चेंज करना ये लोग भूल गए। सो हमने ओरिजिनल डाटा के साथ ही सवाल कराया, पेपर में जो डाटा होगा आप उस अकॉर्डिंगली करिएगा। ध्यान रखिएगा अगर नहीं बताया कि सेल बाय स्वैप जो किया गया है वो कितनी देर का किया गया है, तो जब कस्टमर आया उतनी देर का ही किया गया है,
समझ गए? तो इंस्टीट्यूट ने, फिर बता रहा हूँ, बुक में क्या गलती करी है, 1 मंथ लिखा हुआ है सवाल में कि 1 मंथ फॉरवर्ड करना है, पर उन्होंने 3 दिन का फॉरवर्ड ले लिया हुआ है। ठीक है, चलिए। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ये 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन भी, नवंबर 16 में और मई 18 में भी पूछा, और ये वाला भी पूछा है मई 15 में। सो और भी एक आधी बार आया होगा, यहाँ पूरी बार लिखा नहीं होता, बिकॉज एक बार लिख दिया, बार बार लिखने से कोई फर्क नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने पेन हैं उतने से मार्क कर लीजिए, इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाइएगा। दोनों सवाल ये किसी भी पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, लिखिए जल्दी। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, पॉज करिए। चलिए, सो आराम से बच्चे इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। क्लियर है? सो कैंसलेशन ऑन ड्यू डेट, बिफोर ड्यू डेट, आफ्टर ड्यू डेट हो गया। एक्सटेंशन ऑन ड्यू डेट, बिफोर ड्यू डेट, आफ्टर ड्यू डेट हो गया। एग्जीक्यूशन ऑन ड्यू डेट, बिफोर, ऑन ड्यू डेट का एग्जीक्यूशन तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर कस्टमर ने कॉन्ट्रैक्ट किया और वो ड्यू डेट पे एग्जीक्यूट कर रहा है तो फिर इसमें हमें क्या करना है। एग्जीक्यूशन आफ्टर ड्यू डेट इसमें हो गया। सर क्या एग्जीक्यूशन बिफोर ड्यू डेट भी होता है? यस, और ये हमारा अगला कॉन्सेप्ट है। हेडिंग बनाइए, अर्ली डिलीवरी ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अर्ली डिलीवरी ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अर्ली डिलीवरी ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको ये 2 मिनट में समझ आ जाएगा। अर्ली डिलीवरी ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। एक सेकेंड रुकिए जरा। सुनिए बच्चे ध्यान से, अर्ली डिलीवरी ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये है एग्जीक्यूशन बिफोर ड्यू डेट। एग्जीक्यूशन एट ड्यू डेट पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कस्टमर ने कॉन्ट्रैक्ट किया, एग्जीक्यूट हो गया, हमें कुछ नहीं करना। एग्जीक्यूशन आफ्टर ड्यू डेट हमने पढ़ लिया। अब बचा सिर्फ एक, एग्जीक्यूशन बिफोर ड्यू डेट, दैट इज नोन एज द अर्ली डिलीवरी ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। सो आइए अर्ली डिलीवरी के ऊपर चर्चा करते हैं। सो 1/4 को कस्टमर ने F+ किया, कस्टमर ने F+ किया एट $1 इज इक्वल टू 73। तो बैंक ने इंटर मार्केट में F+ किया होगा, $1 इज इक्वल टू 72। अब आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होना है 3 महीने बाद, 30/6 इज द ड्यू डेट। क्लियर? मैं फिर बता रहा हूं, कस्टमर ने F+ किया है, कस्टमर विल बाय $, बैंक विल सेल $। तो इंटरबैंक मार्केट से बैंक विल बाय $, तो इंटरबैंक मार्केट से 72 पे बाय करके कस्टमर को 73 पे बेचेगा 3 महीने बाद। कस्टमर 1 महीना पहले आ गया, कह रहा प्लीज मुझे अर्ली डिलीवरी कर दीजिए, प्लीज मुझे ये आज ही दे दीजिए। बैंक कहता भाई साहब मैं तो आपको आज $, दे दूं, पर जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया हुआ है वो तो भाई 3 महीने बाद ही सेटल होना है, इंटरबैंक मार्केट वाला।
कस्टमर कहता है जी वो आप देखो, क्या आप मुझे आप डॉलर आज दे सकते हैं? तो फेडाई रूल कहता है यस, आपको कस्टमर को डॉलर देने पड़ेंगे, आपको कस्टमर को डॉलर देने ही पड़ेंगे। क्या हम कस्टमर को मना कर सकते हैं कि 3 महीने बाद आई? नहीं, आप कस्टमर को मना नहीं कर सकते, इस बात को समझ लो, ठीक है। सो आपको कस्टमर को, एक सेकेंड, आपको कस्टमर को आज डॉलर देने पड़ेंगे, जो भी आपका उसका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टेड रेट है उसी पे ही देने पड़ेंगे। इस रेट पे आपको आज कस्टमर को डॉलर देने पड़ेंगे। बट सर व्हाट अबाउट दिस कॉन्ट्रैक्ट जो हमने इंटरबैंक मार्केट में किया हुआ है? सुनो, बैंक कहता भाई ऐसे है कि डॉलर तो तू ले जा, पर तुझे जो डॉलर देने हैं मेरे पास कहां से आएंगे? क्योंकि मुझे इंटरबैंक मार्केट से तो डॉलर 1 महीने बाद मिलने हैं। तो बैंक कहता है काम करते हैं, मैं तेरे लिए स्पॉट डॉलर बाय करता हूं, बाय स्पॉट, बाजार से बाय करता हूं और तुझे दे देता हूं। क्योंकि मुझे इंटरबैंक का कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने बाद सेटल करना है, तो मैं जो यहां से डॉलर मिलेंगे इसका क्या करूंगा? तो इसके लिए मैं सेल फॉरवर्ड कर देता हूं। सेम बाय सेल स्वैप, सेम बाय सेल स्वैप जो भी पढ़ा है, बात को समझो। ये 72 रेट पे जो डॉलर बैंक ने खरीदने हैं इंटरबैंक से 3 महीने बाद, यहां से F+ होगा ना 3 महीने बाद, उसका क्या करेगा बैंक? क्योंकि कस्टमर तो आज ही डॉलर लेके जा रहे हैं, तो बैंक को वो उस दिन सेल करने हैं ना, तो उस सेल किस रेट पे करेगा? वो सेल फॉरवर्ड आज ही कर लेगा वो। तो बैंक विल एंटर इनटू अ सेल बाय स्वैप, और अगेन इसमें जो स्वैप लॉस होगा वो कस्टमर से चार्ज करेगा। अगेन इस पे जो स्वैप लॉस होगा वो स्वैप लॉस वो कस्टमर से चार्ज करेगा। सेम लॉजिक, सेम लॉजिक। बात समझ में आती है? क्लियर है? क्योंकि बैंक को स्पॉट बेसिस पे बाय करना पड़ गया, बैंक को स्पॉट बेसिस पे बाय करना पड़ गया और फॉरवर्ड बेसिस पे सेल करना पड़ गया, तो बैंक स्वैप लॉस कस्टमर से चार्ज करेगा, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स भी वो कस्टमर से चार्ज करेगा। सो अगर अर्ली डिलीवरी होता है तो क्या बैंक मना करेगा? नहीं करेगा। बैंक आपको 73 पे ही अर्ली डिलीवरी दे देगा, पर बैंक को क्योंकि अपना इंटरबैंक का कॉन्ट्रैक्ट सेटल करना है, तो उसके लिए बैंक आज एक बाय सेल स्वैप करेगा। स्पॉट बेसिस पे बाय करके डॉलर आपको दे देगा, फॉरवर्ड बेसिस पे सेल कर देगा, क्योंकि इंटरबैंक मार्केट के कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करना है, ठीक है। और इसमें जो स्वैप लॉस होगा वो कस्टमर से कवर कर लेगा, प्लस इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स जो अभी कैलकुलेट किया वो भी वो कस्टमर से कवर कर लेगा। सो अर्ली डिलीवरी बिल्कुल सेम है जो अभी पढ़ा है, कि अगर कस्टमर पहले आता है कस्टमर को डॉलर मिल जाएंगे, पर सेल बाय स्वैप का स्वैप लॉस कस्टमर से चार्ज होगा और इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स भी कस्टमर से चार्ज होगा। ओके जी, बात समझ में आ गई? फिर से समझिए, मैं फिर समझाता हूं, क्योंकि मुझे डर है कि आप गलत ना करें। कस्टमर 1 महीना पहले आ गया, अर्ली डिलीवरी मांग रहा है, कह रहा है आज ही डिलीवरी दे दो, कारण कोई भी हो सकता है। बैंक को 73 पे डिलीवरी देनी पड़ेगी, रूल है, पर बैंक को डिलीवरी देने के लिए डॉलर लाएगा कहां से? तो बैंक स्पॉट बेसिस पे डॉलर बाय करेगा। मान लो $1 इज इक्वल टू 74, बैंक ने स्पॉट बेसिस पे डॉलर बाय कर लिए, ओके, कस्टमर को दे दिए 73 पे, तो बैंक को ₹1 का लॉस हो गया। 74 पे बाय कर लिए, 73 पे कस्टमर को दे दिए, तो बैंक को ₹1 का लॉस हो गया। 74 माइनस 73, ₹1 का लॉस हो गया। इसके ऊपर वो ब्याज चार्ज करेगा, ये एक्चुअल लॉस नहीं है ना, इसके ऊपर वो ब्याज चार्ज करेगा, और ये लॉस रिकवर करेगा स्वैप लॉस के जरिए, क्योंकि बाय स्पॉट करके सेल फॉरवर्ड करना पड़ेगा, बिकॉज इंटरबैंक मार्केट से यहां डॉलर बाय करने हैं, तो इसका क्या करेंगे? इसको सेल करने के लिए सेल फॉरवर्ड करेंगे, और ये स्वैप लॉस कस्टमर चार्ज करेगा। तो इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स किसके ऊपर चार्ज होगा? 74 माइनस 73, जितना बैंक को लॉस लगा है। वहां भी बैंक को लॉस लगता था, यहां भी तो बैंक को लॉस लगा है,
कि बैंक ने 74 पे बाय करके 73 के आपको दे दिए, तो बैंक को तो 1 लॉस लग गया, तो बैंक उसका ब्याज चार्ज करेगा। वो लॉस रिकवर करने के लिए कस्टमर से स्वैप लॉस चार्ज करेगा। ये करना है, क्लियर है। बाकी क्वेश्चन के जरिए देखेंगे, इसके ऊपर भी सम है हमारे पास, लिख लेते हैं पहले इसको। लिखिए जी, समटाइम्स the customer requires the delivery of foreign currency before the due date of forward contract. Delivery of foreign currency before the due date of forward contract, full stop. This is called early delivery. This is called early delivery. Following steps are applied in this case. Following steps are applied in this case. Step 1, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा ओरिजिनल रेट के ऊपर। द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट will be executed at original contracted rate. Original contract will be executed at original contracted rate. Step 2, immediately the bank will enter into a swap transaction. Immediately the bank will enter into a swap transaction, that is sub point A, buy sell swap. buy sell swap का क्या मतलब है? sell spot buy forward, ठीक है ना। sell spot buy forward. buy sell swap कब करेगा वो? buy sell swap कब करेगा? जब कस्टमर को डॉलर देने हैं, ठीक है ना। व्हेन कस्टमर को डॉलर सेल करने हैं, बैंक इज सेलिंग फॉरेन करेंसी। ये रहने दो, आप हमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ये आप सोचिए पेपर में कि बाय सेल स्वैप करना है कि सेल बाय स्वैप करना है, वो तो आपको सवाल पढ़ के ही पता लगेगा ना। जैसे मेरे सवाल में कस्टमर को डॉलर देने थे तो बाय सेल स्वैप करना पड़ा कि बाजार से डॉलर खरीद के कस्टमर को दूंगा, और अगर कस्टमर से डॉलर लेने हैं तो फिर लेके सेल बाय स्वैप होगा। आज सेल फॉरवर्ड बाय। तो ये आप खुद सोचिए। ये मैंने उल्टा लिख दिया, बाय सेल स्वैप। एक मिनट, बाय स्पॉट सेल फॉरवर्ड, बाय स्पॉट सेल फॉरवर्ड, सेल बाय स्वैप, सेल स्पॉट बाय फॉरवर्ड, सेल स्पॉट बाय फॉरवर्ड, ठीक है। स्वैप लॉस कस्टमर से चार्ज किया जाएगा, और अगर स्वैप गेन आ गया, अब ये कस्टमर को पास ऑन भी किया जाएगा, बिकॉज ये अर्ली डिलीवरी है, आफ्टर ड्यू डेट नहीं है, ठीक है ना। एनी स्वैप गेन और लॉस any swap gain or loss shall be passed on to customer. So gain भी कस्टमर को पास ऑन होगा और लॉस भी कस्टमर को पास ऑन होगा। और स्टेप 4 में इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स चार्ज किया जाएगा। वो कैसे निकालना है बता दिया, सवाल में फिर से बताएंगे। बैंक विल चार्ज
इंटरेस्ट ऑन outlay of funds. Bank will charge interest on outlay of funds. लिखिए जल्दी. सो बैंक ब्याज चार्ज करेगा जितना बैंक को लॉस लगा है, क्योंकि स्पॉट पे बाय करके स्पॉट पे आपसे बाय करके स्पॉट पे सेल किया या स्पॉट से बाय करके आपको सेल किया, तो बैंक को इसमें लॉस लगेगा, वो लॉस आपसे चार्ज करेगा. तो आइए क्वेश्चन में देखते हैं. एक सवाल मैं लिखवाता हूँ. स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, बुक में नहीं है, सो हम लिख के कर लेते हैं. बुक वाले आप होमवर्क कर लीजिएगा. लिखिए जी एग्जाम्पल. ऑन 1 October 2015, on 1 October 2015, Mr. X, एन एक्सपोर्टर. बच्चे अगर एक दो बातें नहीं समझ में आई तो फिर से समझ में आ जाएगी. इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स कैसे निकालना है फिर से बात करेंगे. एंटर्स इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद बैंक टू सेल $1 लाख on 31/12/15 at 65.40 rupees per dollar. At 65.40 rupees per dollar. However, due to request of importer, Mr. X received the amount on 28th November 2015. Mr. X requested the bank to take delivery of remittance on 30th November, that is before due date. On this date, interbank rates are as follows. Interbank rates are as follows. Spot $1 is equal to 65.22, 65.27. 1 month 10/15. 10/15. If bank agrees to take, if bank agrees to take early delivery, then what will be the net inflow to Mr. X, assuming that prevailing PLR is 18%. ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, बुक में नहीं था. बुक में मैंने पेपर का दिया हुआ है, बिल्कुल सिमिलर है, पर मैं एक करा देना चाहता हूँ खुद से, वो आप होमवर्क में करेंगे. लिखिए जल्दी.
ओके जी, सुन रह गया है तो प्लीज पॉज करके लिखिए। आइए फिर से समझते हैं सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और रीसेंट एग्जाम्स में ये कई बार पूछे गए हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट है, अर्ली डिलीवरी, ये जो आफ्टर ड्यू डेट वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़िए जी, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ऑन 1 अक्टूबर 15 मिस्टर एक्स एन एक्सपोर्टर enters into a forward contract with bank to sell dollar on 31/12/15 at 65.40। सो इधर देखिए, एक्सपोर्टर है, 1 अक्टूबर 15 को बैंक के पास आया है। एक्सपोर्टर है तो एफ माइनस करेगा। किस रेट पे एफ माइनस किया? 65.40 पे। और ड्यू डेट क्या है? 31/12/15। कितने डॉलर है? अच्छा, बैंक विल बाय, ये ध्यान रखना है ना। एक्सपोर्टर सेल करेगा तो बैंक बाय करेगा, ठीक है, $1,00,000। ओके। हाउएवर ड्यू टू रिक्वेस्ट ऑफ इंपोर्टर मिस्टर एक्स रिसीव्ड द अमाउंट ऑन 28 नवंबर। अब हुआ क्या कि जो डॉलर मिस्टर एक्स को 31/12 को आने थे उसको वो 28 नवंबर को ही मिल गए। उसने रिक्वेस्ट करी इंपोर्टर ने, वगैरह दे दो, क्या फर्क पड़ता है। मिस्टर एक्स रिक्वेस्टेड द बैंक टू टेक द डिलीवरी ऑफ रेमिटेंस ऑन 30 नवंबर, दैट इज बिफोर ड्यू डेट। मिस्टर एक्स बैंक के पास गया, वो कह रहा जी मुझे डॉलर आज ही मिल गए हैं, तो प्लीज आज आप इसकी अर्ली डिलीवरी ले लीजिए ना। यहाँ डिलीवरी देनी थोड़ा है, कस्टमर ने सेल करना है। वो कह रहा आप हमसे इसकी अर्ली डिलीवरी एक्सेप्ट करिए। ऑन दिस डेट इंटर बैंक रेट्स आर एज फॉलोस। 30 नवंबर के इंटर बैंक के रेट्स दिए हुए हैं। स्पॉट रेट दिया हुआ है, 1 मंथ फॉरवर्ड निकालना पड़ेगा। सो इधर देखो, 30 के स्पॉट रेट $1 इज इक्वल टू 65.22 और 65.27। ये लो हाई है तो प्लस होगा 0.10, 0.15। ये 1 मंथ फॉरवर्ड दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 65.32 और 65.42, यस, ठीक है जी। ओके जी, सवाल खत्म। वो कह रहा है बैंक एग्री कर गया है, बैंक एग्री टू टेक अर्ली डिलीवरी, देन व्हाट विल बी द नेट इनफ्लो टू मिस्टर एक्स, अज्यूमिंग दैट ब्याज का रेट है 18%। सबसे पहला काम, बैंक को स्वैप लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहली बात, क्या बैंक उससे डिलीवरी एक्सेप्ट करेगा? हाँ करेगा। किस रेट पे करेगा? 65.40 पे ही करेगा। क्लियर है? बट क्या बैंक को स्वैप करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। कैसा स्वैप होगा सोचो। कस्टमर को डॉलर बेचने हैं, कस्टमर को डॉलर बेचने हैं, बैंक ने डॉलर बेचने हैं, नहीं सॉरी, बैंक ने खरीदने हैं, सॉरी, कस्टमर ने बेचने हैं, बैंक ने डॉलर खरीदने हैं। कस्टमर आज ही डॉलर दे रहा है तो सेल स्पॉट बाय फॉरवर्ड। ओके, सेल स्पॉट। बताओ किस रेट पे सेल कर पाएगा? जिस रेट पे बाजार खरीदेगा, 65.22। बाय फॉरवर्ड करेगा, बिकॉज इंटरबैंक मार्केट की डील को सेटल करना है, बाय फॉरवर्ड करेगा। किस रेट पे बाय कर पाएगा? जिस रेट पे बाजार बेचेगा, 65.42। दिस इज कॉल्ड स्वैप लॉस। पहले भी यही था, ये कौन सा नया है? तो 0.20 पर डॉलर का स्वैप लॉस। सो टोटल लॉस 0.2 इंटू डॉलर 1 लाख, तो 20,000 रुपए का स्वैप लॉस बैंक रिकवर करेगा। बैंक आपसे डॉलर खरीदेगा, आपको 65.40 पे करेगा, पर उसमें से ये 20,000 काटेगा। बिकॉज बैंक को अपना इंटर बैंक का कॉन्ट्रैक्ट सेटल करने के लिए सेल स्पॉट तो कर लेगा, पर बाय फॉरवर्ड करेगा। सेल स्पॉट क्यों करेगा? आप मुझे आज ही डॉलर दे देंगे तो मैं उसको घर थोड़ा रखूंगा, मैं उसको स्पॉट मार्केट में बेच दूंगा। और क्योंकि मुझे इंटर बैंक के लिए डॉलर चाहिए, तो उसके लिए मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा बाय डॉलर का, क्योंकि इंटर मार्केट में सेल करने हैं। दूसरा,
इस चर्चा में मुझे लॉस लगा है, उस लॉस के ऊपर आपसे ब्याज चार्ज होगा। इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स, कितना लॉस लगा है। मैंने आपसे डॉलर बाय करे हैं किस रेट पे, 65.40 पे, और मैं डॉलर बाजार में बेच पा रहा हूं किस रेट पे, 65.22 पे। ये अलग है, पिछली बार ये अलग था, पिछली बार इंटरबैंक में आप सेल करते थे, ये अलग है। आपने कस्टमर से बाय कर लिए 65.4 पे ओरिजिनल रेट पे, स्पॉट में सेल किए 65.22 पे, तो आपको यहां एक और लॉस लगा है। इस लॉस का ब्याज आप चार्ज करेंगे। सो इंटरेस्ट कितना, 0.18 इंटू डॉलर 1 लाख इंटू ब्याज का रेट, ये लास्ट लाइन में दिए, PLR 18%। रूल है कि आप PLR से कम रेट पे ब्याज चार्ज नहीं कर सकते। कितने दिन का, 1 मंथ का, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने बाद सेटल होना है। इन्होंने इसको डेज में किया हुआ है, तो अपन भी डेज में कर लेते हैं, 31/365। अदरवाइज आप 1/12 भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इंटरेस्ट, $275। ये दो चीजें बैंक आपसे रिकवर करेगा। ये लॉस नहीं रिकवर करेगा 0.18 का, क्योंकि उसके बदले में तो स्वैप लॉस रिकवर हो गया ना। सो ये लॉस रिकवर नहीं करेगा। क्वेश्चन ने पूछा था कि बताओ व्हाट इज द नेट इनफ्लो टू मिस्टर एक्स। सो नेट इनफ्लो टू मिस्टर एक्स, नेट इनफ्लो टू मिस्टर एक्स। सो अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेलिंग डॉलर, उसने डॉलर बेचे हैं 1 लाख डॉलर बेचे हैं किस रेट पे, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टेड रेट पे 65.40, तो 65,40,000। पर इसमें से बैंक काट लेगा क्या, स्वैप लॉस 20,000, और इसमें से काट लेगा क्या, इंटरेस्ट 275। सो ये मिस्टर एक्स का निकल के आएगा क्या, नेट इनफ्लो 6,519,725, 6,519,725। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आजकल बहुत आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं पेपर में, ठीक है। सो जिसने वो कर लिया पिछले वाला लेट डिलीवरी वाला, उसके लिए ये इजी था। पर ध्यान रखना, यहाँ आउटले ऑफ फंड्स निकालने का तरीका अलग है, बिकॉज आपको लॉस जो लगा है वो अलग लगा है। आपने कस्टमर से बाय कर लिए 65.40 पे, स्पॉट पे सेल कर दिए 65.22 पे, इसके ऊपर ब्याज। ये लॉस नहीं कवर करना, बिकॉज ये लॉस के बदले में तो ये कवर हो गया ना। ये कॉन्ट्रैक्ट कोई कैंसिल थोड़ा हुआ है जो आप उससे लॉस कवर कर रहे हैं, वो कैंसिलेशन के टाइम आप लॉस कवर करते हैं। यहां तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ है, तो ये लॉस नहीं आपको कवर करना, इसके ऊपर ब्याज 1 महीने का। हाँ, स्वैप लॉस आप कवर करिए, बिकॉज इंटरबैंक में सेटल करने के लिए आपको बाय फॉरवर्ड करना पड़ा। लिखिए जल्दी, मजा आ गया सर। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए। पॉज करिए। सो बिल्कुल मैं आंसर इंस्टीट्यूट से टैली करा रहा था, मेरे इंस्टीट्यूट का भी यही आंसर है। ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, बुक में नहीं था, सो मैंने चर्चा कर दी, ठीक है जी। सो ये हो गया जी आपका क्या, कैंसलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सॉरी, कैंसलेशन हो गया, एक्सटेंशन हो गया, अर्ली डिलीवरी हो गया। अर्ली डिलीवरी के 2 सम किताब में भी हैं, पर वो मैं आपको होमवर्क दूंगा, पहले आप खुद करिए, फिर मैं क्लास में कराऊंगा उनको, ठीक है। कराने तो मैंने सारे ही होते हैं,
अब एक बचा है रोल ओवर, वो अब हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, मैं थक गया हूँ। सो होमवर्क लिखिए आप ज़रा, आज होमवर्क काफ़ी मिलेगा आपको, काम भी तो काफ़ी किया है ना आज, सो होमवर्क भी काफ़ी है आज। 169 पूरा टॉपिक हमने एक ही क्लास में कर लिया है, कैंसलेशन, एक्सटेंशन, अर्ली डिलीवरी। रोल ओवर में तो कभी आया नहीं पेपर में, पर क्वेश्चन कराऊंगा। 161, 162 ये सारे आज करने पड़ेंगे। 160, 158, 156, 157। सो 2 दिन देता हूँ, अगली क्लास में ये होमवर्क नहीं डिस्कस करूँगा बिकॉज आपको ये समय लगेगा करने में, क्योंकि आज का कॉन्सेप्ट भी बड़ा तगड़ा था, उसको समझने में, उसको करने में आपको थोड़ा सा समय लगेगा। सो आराम से करिए, इसको हम एक क्लास छोड़ के कवर करेंगे। सर अब कुछ बचा है इस चैप्टर में? एक तो बचे रोल ओवर बचा, उसका एक ही सम है, वो बहुत सिंपल है। फिर एक इंटरनेशनल बोरोइंग और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स, इसके ऊपर चर्चा करनी है। इन्वेस्टमेंट तो मैं अगले चैप्टर में चर्चा करूंगा, इंटरनेशनल बोरोइंग हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और एक और है नॉस्ट्रो, वॉस्ट्रो एंड लॉरो तो एक ही क्लास का काम और है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, पर वो तो अगला चैप्टर करा के फिर उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। एनी हाउ, फिलहाल आज की क्लास ही खत्म करते हैं, ये करके आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।